इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक ही साथ खौफ और इज्जत दोनों पैदा करते हैं, और चंगेज खान और उसका मंगोल साम्राज्य शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ तो है क्रूरता और तबाही की कहानियां, और दूसरी तरफ एक ऐसे साम्राज्य को बनाने की दास्तान जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि चंगेज खान को आखिर किस तरह याद किया जाए? एक बेरहम हमलावर जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, या फिर एक ऐसा दूरदर्शी लीडर जिसने बिखरे हुए कबीलों को जोड़कर इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बना डाला? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेंट्रल एशिया के उन विशाल खुले मैदानों से। यहाँ तिमुजन नाम का एक लड़का रहता था। ये वो दौर था जब अलग अलग खानाबदोश कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल थी और किसी को अपने कल का पता नहीं था। इसी माहौल में तेमुजिन ने अपनी समझदारी और जबरदस्त सैन्य सूझबूझ से धीरे धीरे इन लड़ते झगड़ते कबीलों को एक करना शुरू किया। 1206 आते आते वो सबसे ताकतवर नेता बन चुका था। फिर सभी कबीलों के सरदारों की एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसे कुरियलताई कहा जाता है, और वहीं पर उसे चंगेज खान का खिताब दिया गया। इसका मतलब सिर्फ यूनिवर्सल रूलर नहीं था, बल्कि एक ऐसा नेता जिसे मानो कुदरत ने ही पूरी दुनिया पर राज करने के लिए भेजा हो। और बस यहीं से एक नए मंगोल राष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन इस एकता की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, और ये कीमत चुकाई बाकी दुनिया ने। जैसे ही मंगोल साम्राज्य ने अपनी सीमाओं से बाहर कदम रखा, चीन से लेकर ईरान और पूर्वी यूरोप तक की सभ्यताओं ने उनकी वो क्रूरता देखी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे शहर की तबाही की कहानी है। बात है 1220 की, जब मंगोलों ने निशापुर शहर पर कब्जा किया तो कहा जाता है कि वहां 17 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। सोचकर देखिए, ये तबाही का वो लेवल था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ठीक 2 साल बाद 1222 में हेरात शहर में करीब 16 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मंगोलों का संदेश बिल्कुल साफ था, या तो हमारे आगे घुटने टेक दो या फिर पूरी तरह से मिट जाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, चंगेज खां खुद इस बारे में क्या सोचता था? बुखारा शहर में उसने कहा था, मैं ईश्वर का भेजा हुआ दंड हूं। वो ये मानता था कि उसकी जीत उन लोगों के पापों की सजा है जिन्हें वो हरा रहा था। इससे उसकी जीत को एक तरह का डिवाइन जस्टिफिकेशन मिल जाता था। उनकी मिलिट्री की कामयाबी का राज था उनकी बिजली की तेजी से चलने वाली घुड़सवार सेना, उनके जबरदस्त तीरंदाज और खौफ पैदा करने वाली उनकी मनोवैज्ञानिक युद्ध नीतियां। 1221 से उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर भी हमले किए, और चीन पर तो इतने लगातार हमले हुए कि बाद में मिंग डायनेस्टी को चीन की महान दीवार के वो हिस्से बनाने और मजबूत करने पड़े जिन्हें हम आज देखते हैं। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि जहां दुनिया के लिए चंगेज खान एक वहशी विनाशक था, वहीं अपने लोगों यानी मंगोलों के लिए वो एक महान राष्ट्र निर्माता था, एक ऐसा हीरो जिसने उनकी किस्मत ही पलट दी। तो सबसे पहली और जरूरी बात जो उसने मंगोलों के लिए की, वो थी शांति। उसने कबीलों के बीच सदियों से चली आ रही खूनी लड़ाइयों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पहली बार उन मैदानों में अमन और एकता का माहौल था, और उसने मंगोलों को चीनी शासकों के शोषण से भी आज़ाद कराया, जो अक्सर इन कबीलों को आपस में लड़वाकर अपना फायदा देखते थे। और इसी एकता की बुनियाद पर उसने एक ऐसी चीज़ खड़ी कर दी जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। वो था इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ ज़मीनी साम्राज्य, जो प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला था। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। चंगेज खान से पहले मंगोल क्या थे? आपस में लड़ने वाले बिखरे हुए गुट, और उसके बाद एक मजबूत पहचान वाले लोग जो एक विशाल मल्टीकल्चरल साम्राज्य पर हुकूमत कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर तो चल नहीं सकता था, है ना? इसके पीछे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, जो जंगली या बर्बर होने की इमेज से बिल्कुल अलग था। मंगोलों ने शासन करने के लिए बड़े ही असरदार सिस्टम बनाए थे। इनमें से एक था यम सिस्टम। अब इसे ऐसे समझिए कि ये उस जमाने का इंटरनेट या सुपरफास्ट कुरियर सर्विस थी। सच में
ये साम्राज्य का नर्वस सिस्टम था जो हजारों किलोमीटर तक फैले साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक संदेशों और आदेशों को बड़ी तेजी से पहुंचाता था। और इसका तरीका बहुत सिंपल लेकिन बेहद असरदार था। पूरे साम्राज्य में थोड़ी थोड़ी दूरी पर चौकियां बनी थीं। एक मैसेंजर एक चौकी पर पहुंचता, एक ताज़ा दमदार घोड़ा लेता और फौरन आगे के लिए निकल जाता। इस तरह से कोई भी खबर अविश्वसनीय तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती थी। साम्राज्य को एक साथ जोड़ने वाली दूसरी बड़ी ताकत थी यास। ये चंगेज खान का बनाया हुआ एक कानून था, एक लीगल कोड। पर यह सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं थी, ये मंगोल पहचान की बुनियाद थी। वो सिद्धांत थे जिन्हें हर मंगोल को मानना ही होता था। यास के कानून समाज के लगभग हर हिस्से को कंट्रोल करते थे, सेना के अनुशासन से लेकर शिकार के नियमों तक, और यहाँ तक कि यम सिस्टम को कैसे चलाना है ये भी। इसी कानून ने ये पक्का किया कि साम्राज्य भले ही कितना भी बड़ा हो जाए, मंगोलों की अपनी अलग पहचान और संस्कृति हमेशा बनी रहे। तो आखिर इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? एक तरफ है भयानक तबाही और दूसरी तरफ है बेहतरीन सिस्टम और व्यवस्था। चंगेज खान की विरासत असल में इन दोनों ही सच्चाइयों का एक बहुत पेचीदा मिश्रण है। ये तुलना ही पूरी कहानी का सार है। वो एक क्रूर विजेता था जिसकी वजह से अनगिनत लोगों की जानें गईं, लेकिन वो एक महान शासक भी था जिसने अपने लोगों को एक किया और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने सिल्क रोड जैसे सदियों से बंद पड़े व्यापार के रास्तों को फिर से सुरक्षित और जिंदा कर दिया। और अगर आज की बात करें तो उसके अपने देश मंगोलिया में चंगेज खान को एक विनाशक के तौर पर नहीं बल्कि देश को बनाने वाले एक फाउंडिंग फादर के तौर पर देखा जाता है। वो एक महान नेशनल हीरो हैं, एक ऐसी हस्ती जिस पर हर मंगोलियाई को गर्व होता है। और यही बात हमें इस आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इतिहास किसी एक इंसान की विरासत का फैसला आखिर करता कैसे है? क्या ये उसके शिकार हुए लोगों की कहानियों से तय होता है या उन लोगों की कामयाबियों से जिन्हें उसने आगे बढ़ाया? शायद असली जवाब इस बात में छिपा है कि कहानी सुना कौन रहा है।